पिछली क्लास में हमने कौन से राजा के बारे में पढ़ा था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अच्छा, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद जो है, उसके बाद जब गुप्त साम्राज्य का जितने भी गुप्त राजा थे, गुप्ता राजा थे, जब उनका अंत हो गया, कोई भी गुप्त साम्राज्य के राजा नहीं बचे, तो फिर और भी छोटे छोटे राजा लोग आए। उन्होंने विक्रमादित्य ने चंद्रगुप्त ने कौन से हिस्से में राज किया था बताओ? भारत के उत्तर, पश्चिम, पूरब, दक्षिण, कहाँ? उत्तर में, उत्तरी हिस्से में। ये है ना भारत, उत्तरी हिस्सा कौन सा है? ये, इस हिस्से में राज्य किया था। हाँ, तो जब इनका अंत हो गया तो बहुत सारे छोटे छोटे राजा और आए, वो लोग आपस में लड़ते रहे। हाँ, लड़ते रहे, कोई जीता कोई हारा, लेकिन कोई भी ज्यादा दिन नहीं चले। फिर आए पुष्यभूति राजा। कौन से राजा? पुष्यभूति। ये भी पुष्यभूति जो राजा थे, ये आए। इनमें इस साम्राज्य के सबसे ताकतवर राजा थे राजा हर्षवर्धन। ठीक है, ये कौन से साम्राज्य के थे? पुष्यभूति, है ना? पुष्यभूति राजाओं में सबसे, फिर पुष्यभूति राजाओं ने राज किया कौन से हिस्से में? भारत के उत्तरी हिस्से में। ठीक है, तो उसमें सबसे जो ताकतवर राजा थे और जिन्होंने काफी समय तक राज्य किया, वो थे राजा हर्षवर्धन। तो आज हम राजा हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, इन्होंने कहां पर राज किया? उत्तरी भारत में। ठीक है, इन्हें लोग हर्ष के नाम से पुकारते थे, हर्ष के नाम से पुकारते थे। ठीक है, अब ये आज से कितने साल पुरानी बात है? ये करीब 1400 वर्ष पुरानी बात है। ठीक है, इन्होंने कन्नौज, इनकी राजधानी थी कन्नौज। इन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद इनके बारे में हमें, राजा हर्षवर्धन जो जिन्होंने 1400 साल पहले राज्य किया था, इनके बारे में हमें कैसे पता चलेगा? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में हमें कैसे पता लगा था बताओ? एक तो उनके सिक्के देखे हम लोगों ने, और उनके जमाने में एक चीनी यात्री आए थे। कौन है, याद है? चीनी यात्री कौन से आए थे? नहीं, चीनी यात्री आए थे जिन्होंने उनके बारे में लिखा था वेनसांग। कालिदास चीन के थे? कालिदास तो हमारे हिंदुस्तान भारत देश के थे ना। तो उनके समय में वेनसांग आए थे, और हर्षवर्धन के समय में वेनसांग आए थे, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में फाहियान आए थे। दिखाई थी ना फोटो फाहियान की? और इसमें आए थे इनके समय में वेनसांग। देखो वेनसांग की फोटो, ये वेनसांग, इनका क्या नाम था? वेनसांग। ये इनके समय पे आए थे और इन्होंने राजा हर्षवर्धन के बारे में लिखा है ना। तो राजा हर्षवर्धन के बारे में हमें दो चीजों से पता लगता है। पहले तो उनके समय में, उनके दरबार में एक कवि थे जिन्होंने
उनकी जीवनी लिखी हर्षचरित के नाम से, और वो कवि थे बाणभट्ट। इनके समय में, इनके दरबार में कवि थे जिनका नाम था, क्या नाम था? बाणभट्ट। इन्होंने क्या लिखा था? राजा हर्षवर्धन के जीवन के बारे में लिखा था, और उसका नाम था हर्षचरित। क्या नाम था? हर्षचरित। तो इसमें, इस किताब में उन्होंने जो जो राजा हर्षवर्धन के बारे में लिखा, उससे हमें उनके बारे में पता चला। उसके अलावा एक चीनी यात्री वेनसांग, चीनी यात्री वेनसांग, ये उनके दरबार में, उनके राज्य में आए थे, और इन्होंने वहां पर उनके समय में कैसे प्रजा रहती थी, वो कैसे राज्य करते थे, क्या क्या होता था, उन्होंने लिखा है ना। तो ये इन दो चीजों से हमें राजा हर्षवर्धन के बारे में पता चलता है। अच्छा, तुम्हारे दिमाग में ये बात नहीं आती है कि चीनी यात्री क्यों आते थे और क्यों लिखते थे हमारे राजाओं के बारे में? हमारे हिंदुस्तान के लोगों ने तो लिखा ही, जो उनके कवि थे बाणभट्ट, उन्होंने लिखा ही। चीनी यात्री क्यों आते थे? चंद्रगुप्त के समय में फाहियान आ गए, और इनके समय में वेनसांग आ गए। क्यों आए? सोचो, तुम लोग कहीं जाते हो तो क्या ऐसे ही जाते हो घूमने? तो ऐसे ही चले जाते हो? कोई चीज देखने जाते हो ना, घूमने? नहीं। कौन प्रसिद्ध थे? राजा हर्षवर्धन। चीनी यात्री हमारे देश भारत में आते थे बौद्ध धर्म के बारे में जानने के लिए, है ना। चीन में लोग बौद्ध धर्म को बहुत ज्यादा मानते हैं, है ना। लेकिन बौद्ध धर्म से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो हमारे देश में हैं, है ना। तो उनको देखने के लिए, अगर आपके कोई गुरुजी हैं, ठीक है, जिसको भी आप मानते हो, हाँ, उनकी बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं, आप उनको मानने लग जाते हो, तो आप उनके आश्रम में जाने की इच्छा रखते हो ना, कि उनके आश्रम में जाएं, देखें कैसे होता है, वहां पर क्या होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पर जो चीनी यात्री ये जो थे, वो ये देखने आते थे। कहाँ पर? उन्होंने उनके स्तूप देखने आते थे, हाँ, उनके आश्रम देखने आते थे, है ना। वो कैसे कैसे उन्होंने कहाँ कहाँ अपनी शिक्षाएं, कहाँ कहाँ अपने प्रवचन दिए, ये सब जगह घूमने के लिए आते थे। खासतौर पर चीनी यात्री ही क्यों आते थे? क्योंकि चीन के लोग बौद्ध धर्म को मानते थे। कौन थे गुरु बौद्ध धर्म के? बौद्ध धर्म के गुरु कौन थे? गौतम बुद्ध। वेरी गुड। ये देखो, ये कौन है? ये कौन है? गौतम बुद्ध। यही इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया, इन्होंने ही बौद्ध धर्म की शुरुआत करी। और चीनी जो लोग थे, चीन में ये धर्म जो है बहुत प्रसिद्ध हुआ, चीनी लोग बहुत मानते हैं, है ना। तो वो लोग यहाँ पर इसी बौद्ध धर्म के लिए ही बौद्ध के आश्रम, गौतम बुद्ध के आश्रम देखने के लिए, वहाँ के स्तूप देखने के लिए, वहाँ पर आश्रम देखने के लिए भारत में आते थे। अब जैसे मान लो तुम लोग कहीं पर भी घूमने जाओ, तो अगर किसी को लिखने का मन करे तो तुम लोग लिखोगे ना कि हम तो वहां गए थे, दिल्ली गए थे, वहां पर हमने ये देखा, वहां पर ये देखा, वहां पर ये देखा। तो इसी तरीके से जब ये चीनी यात्री वेनसांग भारत में आए तो उन्होंने ये यहाँ पर भारत में करीब 15-16 साल तक रहे थे, और 8 साल तक ये राजा हर्षवर्धन के राज्य में रहे। तो इन्होंने हर्षवर्धन के बारे में काफी कुछ लिखा।
है ना। अच्छा, और अब इन्होंने जब ये राजा बने उत्तरी हिस्से के, तो इन्होंने क्या किया, ऐसे तो बैठे नहीं रहे होंगे, तो इन्होंने भी अपने राज्य की सीमा का बढ़ाया, सीमा को बढ़ाया। राज्य की सीमा को बढ़ाया, कौन बताएगा कैसे, इसका क्या इसका मतलब है? नहीं, और बगल और जो राज्य थे उनसे लड़ाई लड़ी और उनको जीता और अपने कब्जे में कर ले लिया, है ना, अपने कब्जे में कर लिया। तो सीमा इस तरीके से बढ़ गई। जो उनका इतना राज्य था वो कितना हो गया, इतना हो गया। हाँ, अब एक बच्चा जरा राजा बन के दिखाओ हमको। ये राजा हर्षवर्धन बने। अब राजा हर्षवर्धन ने, आओ ये तुम पकड़ो, ये देखो, ये है असम राज्य के राजा, ठीक है। अलग अलग राज्य में उस समय अलग अलग राजा होते थे, और ये है हमारे राजा हर्षवर्धन, ठीक है। ये उत्तरी भारत में राज्य कर रहे हैं। इन्होंने सोचा भाई अब चलो अपने राज्य की सीमा को बढ़ाया जाए और किसी राज्य पर कब्जा किया जाए। तो इन्होंने असम राज्य पर चढ़ाई की और असम राजा से लड़ाई करी। कैसे लड़ाई करते हैं? तलवारें चलाते हैं, है ना, ऐसे लड़ाई करी, चलाओ, बस बस बस। हाँ, तो इस तरीके से इन्होंने फिर इसको लड़ाई करते समय इसको हरा दिया, और जो असम राज्य था, ये असम राज्य की कुर्सी थी, ये उनके साथ मिल गई। असम राज्य भी इनके पास चला गया। इसी तरह उन्होंने, आओ बेटा, एक और राज्य जीता। पहले कौन सा जीता? असम राज्य। उसके बाद इन्होंने जीता, क्या है? बंगाल। पहले जीता असम। कहाँ है असम? देखो, हम ये भारत के नक्शे में असम कहाँ है? ये उत्तर में, उत्तर दिशा में थे, और यहाँ पर असम को इन्होंने जीत लिया, अपने राज्य में मिला लिया, ठीक है। अब इन्होंने लड़ाई लड़ी, बेटा आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। अब इन्होंने लड़ाई लड़ी बंगाल से, है ना, और फिर इन्होंने ऐसा करते हुए बंगाल को भी हरा दिया और बंगाल भी अपने कब्जे में कर लिया। ये देखो बंगाल, ठीक है। असम को जीता, फिर बंगाल को जीता, और फिर जीता। आओ बेटा, आप आओ, बैठो बेटा। बताओ ये क्या लिखा है? फिर जीता पंजाब। पंजाब कहाँ पर है? ये देखो, असम, बंगाल, है। असम कहाँ असम है, कहाँ बंगाल है, और कहाँ पंजाब है। और इन्होंने जीता पंजाब। पंजाब से भी इन्होंने, पंजाब के राजा से लड़ाई लड़ी और पंजाब को भी जीत लिया। अब उसके बाद जीता इन्होंने कौन से राज्य पर? क्या लिखा है? सबको दिखाओ बेटा। पूर्वी राजस्थान। ये राजस्थान है, इसके पूर्वी, पूरब कहाँ पर है बताओ? इधर, है ना। तो राजस्थान का पूर्वी हिस्सा, ठीक है ना। अब इन्होंने पूर्वी राजस्थान के जो राजा थे उनसे भी लड़ाई लड़ी, और अपने कब्जे में कर लिया, है ना। उसको भी जीत लिया। कितना सारा काम किया, कितने सारे राज्य जीते बताओ? ये सब राज्य जीतकर उन्होंने अपनी सीमा को आगे बढ़ाया। जरा बताओ फिर कौन कौन से? एक तो असम, बंगाल, मैप में बताओ। असम,
पूर्वी राजस्थान, पंजाब। ठीक है, इस तरह से इनका राज्य इतना बड़ा हो गया। ठीक है, ये भारत के इतने बड़े हिस्से में राजा हर्षवर्धन ने राज्य किया है ना। बड़े राजा थे ना, तभी उनके बारे में लिखा गया और आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं, पढ़ना भी चाहते हैं ऐसे बड़े बड़े राजाओं के बारे में। ठीक है, बहुत कम उम्र में ही ये राजा बन गए थे। कोई बताएगा कितनी उम्र में ये राजा बन गए थे? 16। ये 16 साल की उम्र में ही राजा बन गए थे और इन्होंने इतने सारे राज्यों को जीता। अच्छा, इनके राज्य में जो लोग काम करते थे ज्यादातर क्या करते थे? खेती। ज्यादातर खेती करते थे और जितना भी खेती का एक हिस्सा जो होता था वो अपने राजा को देते थे। किस किस रूप में? कर के रूप में। वेरी गुड। कर समझाया था ना क्या होता था? अच्छा, और इन्होंने एक काम ये किया था, एक इन्होंने विश्वविद्यालय बनवाया था जिसका नाम था नालंदा। एक इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय बनाया था। कोई बताएगा नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए था? बताओ। आदमियों के लिए था। आदमी लोग तो आएंगे शिक्षा ग्रहण करने के लिए, लेकिन किस लिए था? बौद्ध भिक्षुओं के लिए। बौद्ध भिक्षु। हमने क्या बोला? अब बौद्ध भिक्षु बताओ। बौद्ध भिक्षु कौन होते हैं? जो बौद्ध धर्म की शिक्षा लेते हैं, सीखते हैं ना बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं, बौद्ध धर्म के नियमों को पढ़ते हैं, उनके धर्म के बारे में पढ़ते हैं और फिर वही लोग आगे जाकर और लोगों को बताते हैं, है ना, प्रवचन देते हैं। तो ऐसे लोगों को बौद्ध भिक्षु कहते हैं। और इस नालंदा विश्वविद्यालय में जो पढ़ाने, जो शिक्षा देते थे वो भी वहां पर रहते थे और जो शिक्षा ग्रहण करते थे, जो शिक्षा लेते थे वो भी वहीं पर ही रहते थे। ठीक है, तो यहाँ पर बौद्ध धर्म की शिक्षा देने वाले भी, यानी कि जो टीचर्स थे, जो अध्यापक थे वो भी रहते थे और जो शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चे होते थे वो भी रहते थे। इस काम के लिए राजा हर्षवर्धन ने करीब 100 गांव दान दिए थे। 100 गांव का दान किया था। ये बहुत, इससे हमें क्या पता लगता है कि राजा हर्षवर्धन बहुत दानी राजा थे। वो एक काम और करते थे कि हर 5 साल बाद वो इलाहाबाद में मेला लगवाते थे। उसमें जो है, उस मेला लगवाने में जो भी खर्चा आता था, ज्यादातर खर्चा वो वही देते थे और अपनी काफी सारी संपत्ति उस मेले में दान करते थे राजा हर्षवर्धन। और वो खुद भी एक बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने 3 नाटक लिखे थे संस्कृत में। खुद भी बहुत बड़े विद्वान भी थे। उन्होंने रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंदा नाम के 3 नाटक लिखे थे। क्या पता लगा? राजा हर्षवर्धन बहुत दानी थे। हाँ, उन्होंने कौन सा विश्वविद्यालय खुलवाया था, बनवाया था? नालंदा विश्वविद्यालय। और ये पहले तो शिव जी के भक्त थे, है ना, शिव जी की पूजा करते थे। उसके बाद धीरे धीरे इनका बौद्ध धर्म के लिए, बौद्ध धर्म से इनको प्रेम होने लग गया था, बौद्ध धर्म अच्छा लगने लग गया था, तो ये बाद में बुद्धिस्ट बन गए थे। बुद्धिस्ट कौन होते हैं?
हिंदू कौन होते हैं बताओ? जो हिंदू धर्म का पालन करते हैं। और बुद्धिस्ट कौन होते हैं? जो बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। तो जब ये बौद्ध धर्म को मानने लग गए, इनको बौद्ध धर्म अच्छा लगने लग गया, तो उन्होंने इसको बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय बनवाया, जहां पर बच्चे सीखने के लिए, बौद्ध धर्म के शिक्षा ग्रहण करने के लिए यहाँ पर आते थे। ठीक है। और ये खुद भी बहुत बड़े विद्वान थे। इन्होंने संस्कृत में नाटक लिखे थे 3। नाटक लिखे, एक था रत्नावली, दूसरा था नागा नंदा, और तीसरा था प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका। ठीक है। अब बताओ कि क्या क्या जाना हर्षवर्धन के बारे में। पहले तो वो कन्नौज राज्य के राजा थे, उनकी राजधानी कन्नौज थी। ठीक है। उनके समय में एक बहुत बड़े कवि थे बाणभट्ट। कौन से कवि थे? बाणभट्ट। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? हर्षचरित। और इन्होंने एक और पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था कादंबरी। कौन सी पुस्तक लिखी थी? एक तो हर्षचरित और दूसरी थी कादंबरी, जो आज भी प्रसिद्ध है। हर्षचरित में उन्होंने क्या लिखा था? राजा हर्षवर्धन के बारे में। ठीक है। और किसने राजा हर्षवर्धन के बारे में लिखा था? चीनी यात्री। उनके समय में चीनी यात्री आए थे, वेन सांग। ठीक है। उन्होंने इनके बारे में लिखा था। ठीक है। और इनके समय में कौन सा काम ज्यादा होता था? राज्य में लोग ज्यादातर खेती करते थे और ज्यादा व्यापार, दूसरे तरीके का व्यापार बहुत कम था। उतना ज्यादा तरक्की उसने नहीं करी थी। ज्यादातर लोग खेती करते थे। और पहले तो वो हिंदू धर्म को मानते थे, फिर वो बौद्ध धर्म को मानने लगे, यानी कि बुद्धिस्ट हो गए। और उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया। किसके लिए? बौद्ध भिक्षुओं के लिए। और वो हर 5 साल में कहां पर? इलाहाबाद में हर 5 साल में वो, इलाहाबाद उत्तर में है ना, है ना। और तीसरी सबसे बड़ी बात, उन्होंने कौन कौन से राज्यों में लड़ाई करके जीता था? असम, बंगाल, पंजाब और पूर्वी राजस्थान। वेरी गुड। ठीक है।